मैथमेटिक्स पार्ट में जो डिफरेंशिएशन टेक्निक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में नेक्स्ट और समझेंगे आगे बात। देखो, हमने इस तरह के फंक्शन के लिए जिसमें ये फॉर्म है तो इसका एक रिजल्ट डिस्कस कर लिया कि ये इस तरह से n(x⁻n−1) होता है। उसके बाद एक मेथड था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म्स हैं तो ईच टर्म डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक प्रोडक्ट रूल डिस्कस हुआ, डिवीजन में है तो कोशेंट रूल डिस्कस हुआ। ये सब प्रैक्टिस कर ली हमने। बट इसको बोलते हैं मैथ्स में कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x⁻n की फॉर्म में, n इज सम नंबर। इसका ये रिजल्ट है। लेकिन हमने इनिशियली जैसे डिस्कस किया था कि फंक्शंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी इनिशियली डिस्कस हुए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिस्कस हुए। तो वैसे भी फंक्शंस अगर हैं तो उन फंक्शंस में dy/dx कैसे फाइंड आउट करना, उसके लिए भी मैथ्स में रिजल्ट है। तो जैसे ये बात आपने याद ही की, ये रिजल्ट कैसे डिराइव हुआ है ये हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। ये मैथ्स से एज ए टूल हमें मिल गया। तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर रहेंगे तो कैसे डील करना, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे अगर y = sin x है तो dy/dx क्या होता है। दो केस खाली इसमें स्टैंडर्ड याद रखेंगे, एक है y = sin x और एक है y = cos x। अगर y = sin x हो तो dy/dx cos x होता है, और अगर y = cos x हो तो dy/dx -sin x होता है। ठीक है। तो कहीं भी आपको ये फंक्शन मिलेगा तो आप ये बात अप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन है y = x³ + sin x और dy/dx चाहिए। तो बेसिक रूल क्या है कि जब एडिशन में रहेगा तो आपने इसको अलग डिफरेंशिएट करना, इसको अलग डिफरेंशिएट करना, और प्लस साइन साथ में आएगा। तो वो सब बात वही है। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो x³ बनेगा 3x², और ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x। ये अपना इसको डील करना है, इसको अपना डील करना। यहाँ sin x की जगह cos x होता तो यहाँ क्या आ जाता, -sin x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक रिजल्ट आपने याद रखने हैं और इसको भी साथ में अप्लाई करना है। अब हो सकता है यहाँ ये x³ प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड में है sin x। नाउ ये y = दो फंक्शंस ऑफ x का प्रोडक्ट है, तो dy/dx सॉल्व करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज दैट, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो क्या है cos x, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो है 3x² मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन। यानी वो रूल आपके पास प्रोडक्ट रूल वैसे ही चलता रहेगा। ये एक एडिशनल चीज आपने समझी है वो इंक्लूड होती जाएगी। अभी ये अगर x³ अपॉन sin x है तो न्यूमरेटर में फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ x है, तो आप कोशेंट रूल यूज करेंगे। यहां इसको भी देख लीजिए। सपोज y x³ अपॉन, मैं यहां एग्जांपल में cos x ले लेता हूं, तो ये न्यूमरेटर है फंक्शन ऑफ x, ये डिनोमिनेटर है फंक्शन ऑफ x। तो dy/dx क्या बनेगा, डिनोमिनेटर इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज दैट, -sin x अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा cos² x। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस साइन यहां आकर के प्लस हो जाएगा।
तो एल्जेब्रिक फंक्शन हमने सारा समझा और एक बेसिक सब बात समझी थी, रूल समझे थे। अब उसमें हमने एक चीज एड ऑन की कि फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो आपके पास ये रिजल्ट आप याद रखें और इनको अप्लाई करते जाएं। इसमें भी ऐसा हो सकता है ना कि y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, यानी दोनों फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो प्रोडक्ट रूल को उससे कोई मतलब नहीं है कि फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो एज पर द रूल इट इज फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो क्या है, वो है माइनस साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और सेकेंड फंक्शन एज इट इज। तो ये आपके पास माइनस कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी ये प्रोडक्ट रूल है तो प्लस आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ये आपके पास सॉल्व होकर के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ऐसे ही डिवीजन भी हो सकता है, और साइन कॉस से आपके पास जैसे tan x हो और इसका dy बाई dx ढूंढना है, हर रेशो tan x, cot x, sec x, cosec x वो फाइनली रिड्यूस हो जाती है साइन कॉस की टर्म्स में। तो याद सिर्फ ये दोनों करिए, साइन और कॉस, और अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, कोई और फंक्शन पूछ लिया जाएगा तो उसको साइन कॉस में स्प्लिट करके हम वापस इन रिजल्ट्स को यूज कर जाएंगे। जैसे कि अगर y tan x है, यानी tan x का मतलब है कि वो क्या है, वो है sin x बाय cos x, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर मुझे y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो मैं tan x को लिख लेता हूं sin x बाय cos x, और अब मैं इस पर अप्लाई करता हूं कोशेंट रूल। व्हाट इज दैट, डिनोमिनेटर cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, वो क्या बनेगा cos x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज दैट माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर एक्स। यहां चेक करें तो ये बना cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां क्या बना साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बनता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सो व्हाट इज दिस, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब उसको फर्दर आप सॉल्व कर लें तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी अगर y tan x होता है तो इसका dy बाई dx sec स्क्वायर x होता है। कोई भी मैथ्स की बुक देखेंगे ना तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिजल्ट वहां याद कराते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स का ही स्टैंडर्ड याद रखो, और नीड है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर जाओ। अब मान लो y tan x नहीं है, y है cot x, तो cot x कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x, और यहां dy बाई dx करना है तो ऐसा ही क्वेश्चन रूल दोबारा से लग जाएगा। अब एक बार देखें इसको अप्लाई करके, तो y इक्वल टू cot x अगर है, जिसको लिख लिया cos x बाय sin x, तो अभी न्यूमरेटर में है cos x, डिनोमिनेटर में है sin x, तो व्हाट इज dy बाई dx, इट इज डिनोमिनेटर इंटू dy बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी sin x का क्या बना cos x अपॉन क्या डिनोमिनेटर स्क्वायर, व्हाट इज दैट साइन स्क्वायर x।
तो यहां न्यूमरेटर में इफ यू टेक माइनस कॉमन, इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बना 1। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मीन्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी y अगर कॉट एक्स है तो उसका dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। यानी आप इस बेसिक बात को समझें कि ये दो रिजल्ट्स याद रखेंगे और फिर जो भी रेशो दे दिया जाए आप उसको साइन कॉस में स्प्लिट कर लें, साइन कॉस में चेंज कर लें और उसके अंदर जो भी रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई करें। आपके पास y इक्वल टू सेक एक्स, ये भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज सेक एक्स? सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स। सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये अगर y दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या, तो यहां से डिनोमिनेटर इज कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होगा 0, यानी ये हो गया 0। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज दैट, माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स इंटू 0 इज 0 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आंसर आया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास y अगर सेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स सॉल्व हो रहा है साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप चाहें तो इसको फर्दर स्प्लिट कर लें। साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस एक्स बन गया टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या है, सेक एक्स। तो y इक्वल टू सेक एक्स है अगर तो dy बाई डी एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। एक रेशो और हमारे पास है जिसको आप कोसेक बोलते हैं। अगर y इक्वल टू कोसेक एक्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो कोसेक एक्स का मतलब है कि 1 अपॉन साइन एक्स। तो y अगर 1 अपॉन साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर साइन एक्स है, न्यूमरेटर 1 है, तो फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब फिर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो 0 हो गया, तो क्या आंसर आ गया, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये बनता है कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो खैर वो तो आप जो भी केस है उसको आप डील कर सकते हैं। ये एक बेसिक बात हर जगह अप्लाई होती रहेगी। और ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और ये है पावर 4, इसमें dy बाई डी एक्स सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इसको क्या मान लेते हैं, z। तो z को अलग से करते हैं और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक्चुअली बोलते हैं चेन रूल, जिसमें हम इसको z मान लिया, यहां dy बाई डी जेड सॉल्व किया, dz बाई डी एक्स सॉल्व किया और फिर dy बाई डी जेड इंटू dz बाई डी एक्स किया। दिस इज एक्चुअली नोन एज चेन रूल। तो इस तरह से जैसे सीखा हुआ ऑलरेडी आपने, इसमें आप ये भी समझें कि ऐसा केस बन जाए कि
साइन एक्स पावर 4, जैसे जनरली हम साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स ऐसा लिख लेते हैं। ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, साइन एक्स टू द पावर 4। तो इसमें अब जो ब्रैकेट में टर्म है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, उसकी कोई पावर है। ये करने के लिए आपको फिर उस बेसिक बात जाना पड़ेगा कि लेट साइन एक्स इज जेड, तो ये बनेगा y इक्वल टू जेड टू दी पावर 4। अब ये है अलजेब्रिक फंक्शन, तो व्हाट इज dy बाय dz? dy बाय dz इज 4z टू दी पावर 3, और साइन एक्स z है, यानी z इक्वल टू साइन एक्स, तो व्हाट इज dz बाय dx? dz बाय dx इज cos x। तो d, ये 4z क्यूब और z साइन एक्स है, तो क्या बनेगा 4 साइन एक्स, यानी ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स, और dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dz इंटू dz बाय dx। अब dy बाय dz क्या है, 4 साइन क्यूब एक्स, dz बाय dx क्या है, cos x। तो आपके पास y इक्वल टू साइन 4x का dy बाय dx आ रहा है 4 साइन क्यूब x cos x। ठीक है, अब सब चीजें मिक्स करके समझते जाओ। यहां ब्रैकेट में कोई फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर है, उसको आपने अलग से z कर दिया, ये अलजेब्रिक हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बन गया। ठीक है, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स, इस बात को समझें, बस यही होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन क्यूब एक्स हो गया, वो सारी बात बदल जाएगी। y इक्वल टू साइन एक्स होना चाहिए ओनली। तो dy बाय dx क्या है, तो dy बाय dx है cos x। अब समटाइम्स ये साइन x ना हो करके यहां जो टर्म गिवन है वो फंक्शन ऑफ x तो है बट x नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है कि साइन ऑफ x क्यूब, एक तो ये बात समझें कि साइन क्यूब x का मतलब होता है साइन x पावर 3, बट अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ x क्यूब तो ये पूरे x क्यूब क्वांटिटी का साइन रेशियो है, और साइन क्यूब x का मतलब है साइन x होल पावर क्यूब है। तो अगर आपके पास साइन क्यूब x ऐसा है तो जो पहले डिस्कस किया वो करना, जिसमें साइन x को क्या मान लेना z, और बन जाएगा z क्यूब। लेकिन अगर ये इस तरह से है कि y इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब, तो आपके पास y इक्वल टू साइन x की फॉर्म होनी चाहिए, तो dy बाय dx cos x है, और कुछ भी फॉर्म होगी तो रिजल्ट वो नहीं है। तो फिर यहां पर वही चेन रूल लगाना पड़ेगा। आप यहां मानेंगे कि लेट z इज x टू द पावर 3, सो दैट यहां जो भी कुछ है आप उसको एक सिंगल z मान लें, सो दैट ये बन जाए y इक्वल टू साइन z। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा कि dy बाय dz इज cos z। अब क्योंकि z है x टू द पावर 3, तो dy बाय dz क्या होना है, cos ऑफ x टू द पावर 3, और dz बाय dx इट इज 3x स्क्वायर। तो dy बाय dz into dz by dx, it is dy by dx. So it is cos of x to the power 3 और dz by dx है 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट। अब यहां
साइन की जगह कॉस भी हो सकता था, क्योंकि दो ही तो रिजल्ट याद किए हुए हमने। और यहां ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब हो सकता है यहां साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, साइन ऑफ समथिंग। तो जो भी ब्रैकेट में है उसको आप z मान लीजिए। z इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहां क्या बना, y इक्वल टू साइन z dy बाई डी एक्स कॉस z। अब z जो भी है वो यहां पुट हो जाएगा, क्योंकि z आपने जो एज्यूम किया है वो सब यहां लिखना पड़ेगा। तो ये कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और dz बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहां dy बाई dz पुट करें तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dz बाई डी एक्स, वट इज दैट, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये आपके पास, यानी यहां कुछ भी लिखा हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको z मान लेना है। dz बाई डी एक्स अलग से आता है करना आपको, और ये डील हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक हमने और एक नई चीज आज सीखी है, इसको समझ लें अच्छे से। इसके लिए भी प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको साथ में दिया जा रहा है, वो सब प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात मैथ्स की करेंगे। नेक्स्ट, अब फिजिक्स जो हम कर रहे हैं उस पर वापस आ जाते हैं। हम लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन अगर मोशन है तो उसका मतलब है कि कोई एक कोऑर्डिनेट, वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम, और वो वन कोऑर्डिनेट जो है वो हमने एग्जांपल ले लिया है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है? और कोई भी रिलेशन रहेगा x इन टर्म्स ऑफ t, मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको, कि x इज फंक्शन ऑफ टाइम। व्हेन एनी क्वांटिटी x, अब उस x का नाम पोजीशन है, क्या है, मैथ्स को से मतलब नहीं है। एनी क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन ए वेरिएबल t मींस x इज फंक्शन ऑफ t। जिसको लिखने का ये मेथड, f ब्रैकेट में t मींस फंक्शन ऑफ t। कोई भी रिलेशन होगा, दैट रिलेशन कैन बी अलजेब्रिक, कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, कैन बी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इस फंक्शन को अगर हम जानते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का आंसर था कि ये x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल बनेगी। एक्चुअली x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या है, s वेक्टर, और ये है आपका टाइम टेकन, s वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। तो ये डिस्कस किया हमने, ये सारी बात आपने समझी। अब जैसे ये एक एवरेज वेलोसिटी टर्म है, इसमें एक बात और ऐड करनी है। देखो, एक होता है टाइम इंटरवल, जिसे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये एक टाइम इंटरवल है 1 आवर का। ऐसे कोई भी इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और इसके बीच में गैप, दैट इज इंटरवल। यूनिट कैन बी आवर, यूनिट कैन बी मिनट, कैन बी सेकंड, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टाइम इंटरवल छोटा करता जाऊं, टाइम इंटरवल को स्मॉल करते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल कि वॉच में टाइम देखा तो इट इज से 2 o'clock टाइम है। अब 2 o'clock से 1 सेकेंड पहले और 1 सेकेंड बाद, सो द इंटरवल इज 2 seconds, बट वो इंटरवल इतना स्मॉल है कि हम उस इंटरवल में अगर चेंज ऑफ पोजीशन चेक करें और उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो जब भी एवरेज वेलोसिटी ओवर स्मॉल इंटरवल ली जाएगी तो वो इंटरवल छोटा होकर के ऑलमोस्ट एक मूवमेंट बन जाता है, एक इंस्टेंट बन जाता है।
तो एक टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी अगर आपने वेरी स्मॉल मैथमेटिकली दैट इज सेड इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल में अगर हमने वो स्टडी किया तो वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जैसे हम किसी भी कार में जा रहे हैं तो कार में एक स्पीडोमीटर रहता है जो आपको कार की स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर ऑफ द कार, किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर, अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन सी वेलोसिटी बता रहा है, उस पर आप कभी चेक करें तो प्रॉपर स्केल बना है 20, 40, 60, 80, देन लिखा है किलोमीटर पर आवर। तो दैट निडल जो उस पर शो कर रही होती है, किसी मूवमेंट पर व्यू करते हैं ना आप, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हो सकता है कभी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, सेम भी रह सकती है, बट द मोमेंट आपने उसको व्यू किया, अगर वो निडल उस समय 60 शो कर रही है तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने 2 o'clock चेक किया तो वेलोसिटी वाज 60। नाउ एट 2 o'clock वेलोसिटी बोलना, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वेलोसिटी हमेशा इंटरवल के लिए ही डिफाइंड है। एट 2 o'clock जो स्टेटमेंट है या वर्ड है वो कोई इंटरवल नहीं है, वो क्या है? वो इंस्टेंट है। लेकिन जब भी हम इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो मतलब होता है कि हमने कहीं उस मोमेंट पर वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट चेक किया है और डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम सॉल्व किया है। सो एक नई टर्म आज आप सीख रहे हो जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको इन जनरल हम खाली v लिखते हैं, v मीन्स इंस्टेंटेनियस, नहीं तो लिखेंगे v एवरेज। लेकिन यहां से समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंप्लाइज ये भी एवरेज वेलोसिटी ही है। जब भी वेलोसिटी किसी टाइम इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व होगी तो जिस भी टाइम इंटरवल के लिए वो सॉल्व हो रही है वो उस टाइम इंटरवल का एवरेज ही होती है। यानी है ये भी क्या? एवरेज वेलोसिटी, बट ये किस टाइम इंटरवल के लिए ली गई? एवरेज वेलोसिटी टेकन ओवर इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल। और जैसा हमने इनिशियली समझा था कि चेंज को बोलते हैं डेल्टा, यानी ये क्या है? वी एवरेज होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इनिशियली हमने मैथ्स में ये बात अलग से समझी है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लेकिन वहीं डिस्कस हुआ था कि जब आप चेंज वेरी स्मॉल कर देंगे तो डेल्टा बिकम्स डी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। If delta y is very small, infinitely small, then it is termed as dy. If delta x is very small, infinitely small, it is termed as dx. So delta y by delta x becomes dy by dx when their values are infinitely small. तो ऐसे ही जब infinite small interval हुआ, यानी ये डेल्टा टी क्या हो गया? ये हो गया dt। तो उस dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी वेरी स्मॉल ही होना है, वो क्या बोला जाता है? dx। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? तो आंसर है dx by dt। यानी dx by dt, it is delta x by delta t, but there is a limit on delta t, that delta t tends to 0। तो ये आपके पास एक टर्म। अब देखो साथ में हम पैरेलल जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, कहीं आपको अभी लिंक होगी बात कि ऐसा वो जो मैथ्स पढ़ा जा रहा है वो कैसे फिजिक्स में अप्लाई होना है। तो एक तो जो लास्ट क्लास में समझा था कि अगर कहीं पोजीशन x
वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, तो हम जैसे हमने एक ऐसा सा ग्राफ डिस्कस भी किया था, इसमें कोई टाइम इंटरवल में एक्स देखेंगे, लेकिन जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल मीन्स जैसे सपोज इतना सा एक इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल लिया, लाइक दिस, इट इज सम dt, तो बड़ा क्लियर है कि टाइम एक्सिस t1 t2 3 4 कोई टाइम है, तो ये dt इंटरवल आपने जब लिया तो वो कोई t इक्वल टू 3 t इक्वल टू 4 कुछ होगा ना, तो ये आपके पास इस तरह से उस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर आप इंटरवल ले रहे हो, जिसके अराउंड इंटरवल ले रहे हो, उस इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो आप यहां से एक बात समझें कि अगर yx फंक्शन होता है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x स्लोप होता था, अगर yx एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, और अगर वो कर्व है लाइक दिस, तो हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होता है। अब यहाँ yx से क्या आ गया xt, तो यहां से आप एक बहुत बेसिक रिजल्ट पे पहुंचे कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जो उसका x कोऑर्डिनेट है, y z कुछ भी हो सकता हो, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो स्टडी हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंजिंग है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो आप जिस मर्जी इंटरवल में वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वो वेलोसिटी सेम आती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी से जो इंस्टेंटेनियस बना रहे हो वो स्लोप हर पॉइंट पे सेम आना है। लेकिन अगर वो पोजीशन टाइम ग्राफ एक कर्व है तो पॉइंट टू पॉइंट आपके पास अलग अलग स्लोप होता है, और स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस इंस्टेंट पर ये कर्व का स्लोप बनेगा वो उस इंस्टेंट की क्या होनी है, वेलोसिटी। तो ये एक डेफिनेशन समझने के बाद ये एक रिजल्ट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स instantaneous velocity at any instant। अब अगेन मैथ्स में डिस्कस की हुई बात वापस रिकॉल करें कि जब भी कोई y नाम की क्वांटिटी किसी वेरिएबल x पे डिपेंड करेगी, तो y और x के वेरिएशन को जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा तो ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर तो वो हुआ स्ट्रेट लाइन तो उस केस में उसका एक फिक्स स्लोप होगा, यानी आप किसी भी मूवमेंट पे चेक करो स्लोप सेम है, किसी भी पोर्शन में चेक करो स्लोप सेम है। लेकिन अगर वो y-x ग्राफ एक कर्व है तो हर पॉइंट पर स्लोप के हर पार्ट का अलग अलग स्लोप हो जाता है, कर्व के हर पार्ट का अलग अलग स्लोप हो जाता है। तो हम उस केस में एट एनी पॉइंट ही स्लोप डिफाइन कर पाते हैं। ये बात, अब वो y क्या क्वांटिटी है उससे मतलब नहीं, x क्या उससे मतलब ही नहीं। तो इस बेसिक बात को आप जल्दी से समझ लें। फिजिक्स में जब जब भी हम किसी ऐसी क्वांटिटी की बात करेंगे जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि चेंज ऑफ द क्वांटिटी विद वेरिएबल इज यूनिफॉर्म, और जब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो उसका मतलब है कि चेंज इज नॉन यूनिफॉर्म। अब वो क्वांटिटी क्या है उससे मतलब नहीं है, वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, उसका नाम पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स में। बट बेसिक बात क्या है कि जब भी कोई एक क्वांटिटी
किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो ये डिपेंडेंस दो टाइप की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। जब हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, उसका मीनिंग होगा कि जो ग्राफ है दोनों का वो एक स्ट्रेट लाइन है, जिसको बोलते हैं कि क्वांटिटी वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। लेकिन अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो उसको बोलेंगे कि ये क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यहां से जो हमने पोजीशन टाइम की बात डिस्कस की है, अब क्योंकि पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम है, स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स क्या होगा, कुछ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि ये पोजीशन टाइम के साथ दो केस बनाएगी, या तो पोजीशन टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज होगी या नॉन यूनिफॉर्मली होगी। तो जब यूनिफॉर्मली होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली होगी तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फिर वो कैसा कर्व होगा पता नहीं, बट वो एक कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो यहां आप समझे कि इसको हम टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर आप 9th क्लास में जो हमने बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी, अगर उसको रिकॉल करें तो 9th क्लास में ये आपको पढ़ाया गया है कि मोशन, 9th क्लास में स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है, कि मोशन इज ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो 9th में तो डेफिनेशन याद कराई जाती है, वहां सिंपली बोलते हैं when a body covers equal distance in equal interval of time। equal distance in equal का मतलब ही यही है कि अगर उसने पहले 2 सेकंड में 10 मीटर चला तो किसी भी 2 सेकंड में चेक करो वो 10 मीटर ही चलेगा। का मतलब क्या है कि एक डेल्टा टी का जो डेल्टा एक्स है, आप उतना डेल्टा टी दोबारा लो तो वही डेल्टा एक्स मिलेगा, यानी डेल्टा एक्स में डेल्टा टी किसी भी पार्ट में चेक कर लो वो सेम आएगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब उसको थोड़ा और ब्रॉडली समझ लेना है कि इन दिस केस जब भी आप बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म है, का मतलब हो जाएगा नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अब जो इनिशियली डिस्कस किया मैथ्स में, जो बात डिस्कस हुई है उसको यहां रिलेट करें। मैंने आपको समझाया था कि जब भी वाई एक्स ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी, रिलेशन होगा, तो एक लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों की पावर क्या होनी है, 1 होनी है, यानी वो जनरल फॉर्म क्या होनी है, y = mx + c। तो आप यहां से समझें कि जब भी पोजीशन टाइम, मान लो मुझे ग्राफ नहीं गिवन है, मुझे फंक्शन गिवन है, तो मैं फंक्शन में से कैसे आइडेंटिफाई करूं। अगर वो फंक्शन लीनियर फंक्शन है, x = 3t + 2, x = 7t + 9, लीनियर फंक्शन, तो फंक्शन से मुझे समझ में आ जाएगा ये केस यूनिफॉर्म मोशन का है। और अगर वो फंक्शन लीनियर नहीं है तो फिर कोई भी हो वो केस इस कैटेगरी में फॉल करेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, पोजीशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल x is 7t + 4, ये कुछ भी हो सकता है, 7 4 की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, बट एक लीनियर फंक्शन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक ही स्लोप होता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी भी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी देखें वो सेम आती है। यानी मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जब हर इंटरवल में सेम बोलता हूं तो मैं वेरी स्मॉल dt टाइम ले लूं तो dx/dt भी वही आना है जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। यानी आपके पास हर इंटर
वेलोसिटी सेम होती है, हर इंस्टेंट पर स्लोप सेम होता है, यानी दिस इज द केस जिसमें वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। आपने t0 पे चेक किया 60 किलोमीटर पर आवर, t1 पे चेक किया 60 किलोमीटर पर आवर, t2 पे चेक किया 60 किलोमीटर पर आवर, आप किसी भी t पे चेक करें वेलोसिटी सेम। इस केस में ऐसा होगा क्योंकि हर बार डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सेम आना है। तो यूनिफॉर्म मोशन में इन दो पॉइंट्स के साथ साथ ये सब बात का से एक ही मीनिंग है, ये हमारे से पॉइंट्स बना रहे हैं बट ये एक ही बात है, उसको कहने के अलग अलग तरीके हैं। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज सेम फॉर ऑल इंटरवल्स, जिसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी ली जाए किसी इंटरवल के लिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली जाए किसी भी इंस्टेंट के लिए, इट इज सेम। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी सेम एज डी एक्स बाय डी टी, यानी डी एक्स बाय डी टी, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, v इंस्टेंटेनियस, v इज सेम एट ऑल इंस्टेंट्स, v इज सेम एट ऑल इंस्टेंट्स। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन की बात। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये सब बातें वहां सेटिस्फाई नहीं होंगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्स टी ग्राफ is not a straight line, but a curve. X is not a linear function of time. For example, x t square plus 2t plus 4, कुछ भी फंक्शन, x equal to 2t plus 3, x equal to under root t plus 3, x equal to t square plus 4, x equal to t to the power 3 plus 2, x equal to t to the power 4 plus 5, x equal to sin t, x equal to cos t, ये x के हम इनफाइनाइट टाइप के फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये अकेला एक फंक्शन है जो लीनियर है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। इसको छोड़ करके बाकी हर केस इस कैटेगरी में आएगा। x इज नॉट ए लीनियर फंक्शन। x कैसा फंक्शन होगा वो पता नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई आपसे पूछे कि इस केस में पोजीशन टाइम रिलेशन कैसा होता है, तो आपका आंसर होना है कि वो लीनियर नहीं होना है, बस। उसके अलावा क्या होना है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। और जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब ग्राफ का स्लोप गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हेन ग्राफ इज ए कर्व नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो हर पॉइंट ऑन द ग्राफ पर, कर्व पर अलग स्लोप है, यानी हर मूवमेंट वेलोसिटी अलग है। सो यूनिफॉर्म मोशन इज द केस जहां ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी विद टाइम चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। हमने 9th क्लास में इतनी सी बात पढ़ी थी, अब थोड़ा उसको डिटेल में उसके साथ और चीजें ऐड हो रही हैं, आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का जो पेरिफेरी है और बढ़ाई जा रही है। 9th में इतनी सी बात खाली पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजिंग, बट उसको मैथमेटिकली समझें, उसकी रिप्रेजेंटेशन समझें, उसको ग्राफ पे समझें, ये सारी बात हमें समझनी है। और एक बार हम 1D समझेंगे तो 11th में हमें सब करना है। ऐसा हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट 2D मूवमेंट है, 3D मूवमेंट है, तो भाई पहले 1D को डिस्कस किया जा रहा है, जो हमने 9th में भी एक बिगिनिंग कर ली थी, लेकिन उसको और थोड़ा डिटेल में कर लेने के बाद फिर ये बात बढ़ के 2D 3D सब पे चली जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ठीक से समझ लें कि नॉन यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप बनेगा, यानी आपके पास थर्ड पॉइंट यहां ये बनता है कि वेलोसिटी
is changing with time, यानी dx by dt changes with time. तो यहीं से आप एक बात समझो, आप xt रिलेशन है, मैंने लिखे इतने सारे फंक्शन। मूविंग ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उस केस में एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है, तो वो तो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल कर लिए थे कि 2t बता दो, उन 2t पे हम 2x ढूंढ लेंगे और डेल्टा x बाय डेल्टा t कर देंगे। लेकिन अब समझो आप कि ये जो dx बाय dt यहां हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, ये ढूंढा कैसे जाएगा? अब dx बाय dt यानी डिफरेंशिएशन, इस पर्पस के लिए ही वो आपने सीखा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो वो वेलोसिटी उसी इंस्टेंट पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो उस इंस्टेंट पे कैसे फाइंड आउट होगी? तो वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से होनी है। जैसे एक एग्जांपल समझ लें आप, ऐसा पूछना कि x इज t स्क्वायर प्लस 4t, what is average velocity between time interval t equal to 0 to t equal to 2। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी किया, इसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये सब सोचना भी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, जो भी केस हो, एट एनी टी एक्स पता चलता है। टी 0 पुट किया तो टी 0 पुट करने से जो एक्स सॉल्व होता है वो 0 सॉल्व होता है। टी को 2 पुट किया तो जो एक्स सॉल्व होता है वो 4 प्लस 8 12 आता है। तो वी एवरेज यहां बनाएंगे तो 12 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये पूछना इस मोशन में व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट, अब कोई भी t इक्वल टू 2 पूछ सकते हो, t इक्वल टू 3 पूछ सकते हो, कोई भी t आप पूछें, एट सो एंड सो t मीन्स आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, यानी आप dx बाई dt पूछ रहे हो। तो ये करने के लिए ये x रिलेशन है, जैसे y फंक्शन ऑफ x होता था और आप dy बाई dx लिखते थे, अब x फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या लिखेंगे? dx बाय dt। dx बाय dt क्या बनेगा? t स्क्वायर बनेगा 2t, जैसे x स्क्वायर y होता है x स्क्वायर तो क्या बनता है 2x, तो t स्क्वायर क्या बना? 2t। देखो ये फंक्शन कोई भी हो सकते हैं ना, आप इसका नाम x रखते हैं, t रखते हैं, तो ये dx बाय dt 2t प्लस 4t क्या बनेगा? 4। अब क्योंकि dx बाय dt क्या है? v, यानी इस केस में जो किसी भी इंस्टेंट पर v है उसका ये इक्वेशन है। यानी बहुत सिंपल रिजल्ट कि अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन का पोजीशन टाइम रिलेशन पता है तो डिफरेंशिएट करके मुझे वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल जाता है। अब इसकी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ये है, मुझे किसी भी t पे चाहिए, एट एनी t, ये पुट करें। इस बात को समझना, एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल, ये मेथड पे नहीं जाना है, मुझे सिंपल ये केस है। बट इंस्टेंटेनियस आप पूछते हो तो आपने ये करना। अब ये बनने के बाद एट t इक्वल टू 2 का मतलब है t यहां पुट करें तो v बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी v हो जाएगा 8। एट t इक्वल टू 3 तो v क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 10, v इज 10।
तो ये बेसिक सब बात रिवाइज करके रखें। मैथ्स को साथ साथ करते रहो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट साथ साथ नहीं पढ़ेगा, आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी अगर आपने पहली क्लास ठीक से नहीं की है। हमने इनिशियली जो मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किया, वो टूल्स वाला पार्ट अगर आपने हर लेक्चर हर बात ध्यान से सुनी है तो आप यहाँ आप रिलेट कर पाओगे। हमें बहुत बार, बिकॉज हमने अप टू 10th क्लास बहुत जगहों से तरह तरह से पढ़ाई की हुई है, आपको ऐसा लग सकता है किसी क्लास में कि ये बड़ी बेसिक सी बात डिस्कस हो रही है, बहुत आसान सी बात डिस्कस हो रही है, आप उसको स्किप करें। लेकिन कहीं कोई छोटी सी बात ऐसी हो सकती है जो आपने पहले नहीं सुनी है और उस लेक्चर में चली गई। जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है, आप सिंसियरली सारी बात पहले से आता है नहीं आता है छोड़ो, उसको दोबारा से उसको ठीक से पढ़ो, सो दैट जब आगे बढ़ते जाना है तो पिछली बात वहां लिंक होनी है, और जहां आपने वो लिंक छोड़ दिया होगा उसी दिन वो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, और उस दिन वापस पीछे आकर के पढ़ना इम्पॉसिबल होता है। फिजिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो डाउट है या मैक्सिमम जो फिजिक्स उनके लिए एक प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज ये है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और जितने स्टेप हम मिस करते हैं आगे जाकर के उतना यह सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फिर उस दिन कोई सॉल्यूशन नहीं होता। या तो आप फिर से दोबारा से शुरू से पढ़ें, वो पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज शुरू हो चुकी है तो उसको दोबारा कैसे करोगे, एंड देन वो फिर परमानेंट प्रॉब्लम बनी रहती है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल।